चलिए, सो हमारा डे 2 का नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। आज का लेक्चर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने बैलेंस शीट को फिनिश किया। नाउ अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली वो है इनकम स्टेटमेंट। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत सारी जगह आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये लेक्चर बेसिकली यूएस गैप के अकॉर्डिंग किस तरीके से इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो यहां पर इनकम स्टेटमेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में बनाया जाता है। सबसे पहला फॉर्मेट हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। कौन सा डिस्कस करने जा रहे हैं सर? सिंगल स्टेप। तो सर ऐसा क्या डिफरेंस है, पढ़ेंगे कि करके। लाइन बाय लाइन पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड के ऊपर क्वेश्चन है। तो देखिए, सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस के बीच में किसी भी प्रकार का कोई सेग्रीगेशन नहीं करता। मतलब अगर आपके सामने एक सैंपल के बेसिस पे मैंने दिया हुआ है तो आप देखिए, रेवेन्यू एंड गेन लिखा हुआ है और नीचे सेल्स लिखा हुआ है और नीचे इंटरेस्ट रेवेन्यू लिखा हुआ है। क्या फर्क है दोनों में? सर हम तो रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू समझते थे। सेल्स आपकी ऑपरेटिंग इनकम से रिलेटेड है और इंटरेस्ट इज योर फाइनेंशियल इनकम, इट्स नॉन ऑपरेटिंग। तो सर सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट बात करता है कि आप ऑपरेटिंग चाहे नॉन ऑपरेटिंग दोनों को एक ही जगह दिखाते हो। सेपरेट डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। तो सर ऑपरेटिंग मतलब जो कि आपका मेन बिजनेस है, तो मेन बिजनेस और जो आपका मेन बिजनेस नहीं है फाइनेंशियल इनकम, दोनों को एक ही साथ दिखाने वाले स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। दूसरा सर आप नोटिस कीजिए, एक्सपेंसेस भी हमने मैन्युफैक्चरिंग और साथ में फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर को एक साथ दिखाया। मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। बस इतना सा ही डिफरेंस। तो अगर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा तो वो यही होगा, वन ग्रुपिंग फॉर रेवेन्यू एंड गेन फॉर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या आपको क्वेश्चन में कहीं एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए एमसीक्यू में, क्या सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन दिखाया जाएगा? यस और नो? क्या आपको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट देखने को मिल रहा है? नहीं देखने को मिल रहा हो तो एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन ये भी है। सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में सीधे के सीधे नेट प्रॉफिट दिखाया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिखाया जाता। देखिए, कहीं भी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं देखने को मिल रहा है। ये भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा सर आपको। तो सर क्या मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में आप बता रहे हैं वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट देखने को मिलेगा क्या? सर बिल्कुल देखने को मिलेगा। नोटिस कीजिए, लिखा नहीं है बुक्स में, ऑब्जर्व करना मैंने आपको बता दिया। मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट क्या बोलता है? ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग इन आइटम्स को हम सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे। दिस इज द बेसिक डिफरेंट मल्टीपल स्टेप और सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। तो सर इसका मतलब यहां पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट दिखाया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से सीओजीएस को माइनस कर देते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया। देखिए ऑपरेटिंग, तो हमने ऑपरेटिंग इनकम दिखाई है, सेलिंग, कमीशन, एडमिन, जितने भी एक्सपेंडिचर हमने किए हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर हमने माइनस किया, ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग इनकम, सॉरी, तो ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम आ गई। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आपने इंटरेस्ट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, लॉस फ्रॉम लॉ सूट्स, तो नेट इनकम। तो सर सिंपल सी बात है, दोनों स्टेटमेंट हमको याद हो गए। जिसमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग को सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं उसको बोलते हैं मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट। जिसमें सर दोनों को एक ही ग्रुप में बनाया जाता है उसको बोलते हैं सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। लेकिन सर आपने एक बहुत अच्छी बात हमको दिमाग में बिठा दी, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट में शामिल। इस पॉडकास्ट को आप सुनते भी रहेंगे ना, बस बार बार बोलता हूं एक गलती मत कर देना कि लिखिए लेक्चर तो नो डाउट यार बहुत जान से हम पढ़ाते हैं,
लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक बार सेल्फ रीडिंग करना बहुत जरूरी है। सेल्फ रीडिंग करने से क्या होता है कि वो दिमाग में बैठ जाती है, सुनने भर से कुछ नहीं होगा, रीडिंग इज नेसेसरी। एक कोट है, रीडर्स आर लीडर्स। ध्यान रखिए, अगर आपको लाइफ में लीडर बनना है ना, तो रीडर होना बहुत जरूरी है। अब सर बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट के सेक्शन से रिलेटेड अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। तो जैसे अभी हमने मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट में एक वर्ड पढ़ा, COGS। अब कई स्टूडेंट ये COGS और COGM में कंफ्यूज हैं। COGS और COGM क्लियरिफाई आज के बाद नहीं होंगे। अब इतना डिटेल में आपको समझा दूंगा। COGS और COGM, सर हमको तो सिर्फ S और M का ही फर्क दिख रहा है, नहीं बहुत बड़ा फर्क है। अब मुझे आप बताइए कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए COGM माइनस करते हैं या COGS करते हैं? सबसे पहला तो डिफरेंस यही है, सेल्स माइनस COGS तो आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है सर। और COGS है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल आपने बेचा है उसकी कॉस्ट, जो माल आपने, जो गुड्स आपने सोल्ड आउट किया उसकी कॉस्ट को बोलते हैं COGS। और जो गुड्स आपने प्रोड्यूस किया है, प्रोडक्शन किया है, उसकी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? COGM बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो सर इसके ऊपर है ना बड़े टेक्निकल काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अगर स्टूडेंट की नजर हट जाती है तो। मैन्युफैक्चरिंग किया तो COGM, और उस मैन्युफैक्चरिंग में से जो बेच दिया उसकी कॉस्ट को हम क्या बोल रहे हैं? COGS। तो सर एक फॉर्मूला तो नहीं कहेंगे, बहुत डिटेल अगर हम समझें तो ओपनिंग स्टॉक सब समझते हैं। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है? आपके पास प्रीवियस ईयर का कोई गुड्स पड़ा, लेट से आपके पास यूनिट्स पड़ी थी, 1000 यूनिट्स पड़ी थी ओपनिंग स्टॉक, और आपके पास वो 20 रुपीज की थी, तो आपका ओपनिंग स्टॉक की जो कॉस्ट है वो हो गई आपकी 20,000। सर आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ गुड्स या तो बाय किया होगा या प्रोड्यूस किया होगा। बाय हम कब कर सकते हैं? जब हम प्रोड्यूसर नहीं हैं, हम ट्रेडर हैं, तो हम फिनिश गुड्स को ही बाय करेंगे ना, रॉ मटेरियल को तो बाय नहीं करेंगे। तो ये भी ध्यान रखने बड़ी चीज है कि क्या आप मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर। तो मैं भी ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूं, मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में लूंगा। तो सर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस या परचेस ले लें, लेट से हमने 2000, अगेन प्राइस में सेम ले रहा हूं, तो सर 2000 इंटू 20, इतने को क्या बोलेंगे? बस इसके ऊपर भी कंफ्यूजन है। इतने को कुछ बोलते हैं, व्हाट इज दिस, इसको आप क्या बोलोगे? इन्वेंट्री लिख रहे हैं कुछ बच्चे, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इसको कुछ बोलते होंगे सर। तो सर जी ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, पहली बात तो। आप सोचिए आपके पास पीछे का 1000 पड़ा था, आपने नया बना लिया 2000, तो ये 3000 अवेलेबल फॉर सेल है, अवेलेबल फॉर सेल। इतना ही माल आप बेच सकते हैं। इस ये जो आया है 60,000, दिस इज अवेलेबल फॉर सेल, कि हम 3000 यूनिट आने वाले समय में बेच सकते हैं। कि अगर हमने ओपनिंग था, लास्ट दिन भर की प्रोडक्शन थी, या डे पूरे ईयर की प्रोडक्शन थी या परचेज थी, तो 3000 इज अवेलेबल फॉर सेल। अब इसमें से हम माइनस कर दें क्लोजिंग स्टॉक, जब इन्वेंट्री वाला चैप्टर आएगा तो मैं और डिटेल में समझाऊंगा आपको ये बात। अभी चैप्टर इन्वेंट्रीज पढ़ेंगे हम, 5th या 6th नंबर की यूनिट होगी। क्लोजिंग स्टॉक मैंने लेट से 1200 मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक थी, वो मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास ये जो 1800 बचा, और मान के चलिए मैं यहाँ पे
24,000 इसकी कॉस्ट ले रहा हूं, तो 60 माइनस 36,000, दिस इज योर COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या है? तो सर ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन या प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग कर दें, वही हमारा क्या बनता है? COGS बनता है। ठीक है सर, इसमें कुछ डाउट नहीं है। अब 24,000 कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कहां से आया बेटा? 20 से मल्टीप्लाई करके आया है ना, मैंने मन से लिख लिया, वैल्यूएशन नहीं सिखा रहा हूं। ठीक है सर, ये बात याद रहेगी, हमको याद रहनी भी चाहिए, याद करने वाली चीज नहीं है बट याद पता होनी चाहिए। तो सर बिगिनिंग, यहां पे मैंने जानबूझ के फिनिश गुड्स को मेंशन किया, ध्यान रखना। बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेस, और देखो यहां पे COGM लिखा हुआ है। ये COGM किसके लिए आएगा? ट्रेडर के लिए नहीं आएगा, मैन्युफैक्चरर के लिए आएगा। मैन्युफैक्चरर कहीं ना कहीं क्या करेगा? तो कई बार क्वेश्चन में आपको परचेस की जगह COGM दे दिया जाएगा। ये किसके लिए आएगा? मैन्युफैक्चरर जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है। अब COGM कैसे निकलता है वो सीखेंगे। तो इसी को हमने क्या बोला? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और उसमें से एंडिंग फिनिश गुड्स को माइनस कर दिया, दैट इज कॉल्ड COGS। तो 20 हमारे पास स्टार्टिंग में पड़ा था, 15 हमने प्लस किया, 35 माइनस 16, दिस इज कॉल्ड COGS। तो जो कॉस्ट आपने बेचा, COGS की जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए? कितने लोग बता सकते हैं? अब मैं थोड़ा टेक्निकल पार्ट के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं। COGS कहां जाता है? चलिए अब थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिर्फ बुक की बातें थोड़ी बतानी थी यहां पे। सर हम तो ट्रेडर हैं, 90,000 का गुड्स बाय किया, उसमें से 75,000 का गुड्स जो है सोल्ड कर दिया 85,000 में। दो जनरल एंट्री जो बता दे वो बेसिक अकाउंटिंग उसकी स्ट्रांग है। दो जनरल एंट्री होगी यहां पे, अगर आपने बता दिया तो आप बीकॉम, बेटर बीकॉम वाले स्टूडेंट, बेटर बीकॉम वाले, बीकॉम वाले तो हैं लेकिन थोड़े से बेटर बीकॉम वाले। अविनाश तुम क्या क्या लिखते रहते हो? OCIY क्यों लिखते रहते हो बेटा? लिखना है इसका ये मतलब कुछ भी नहीं लिखना है बेटा। जिस भी स्टूडेंट ने दो जनरल एंट्री बता दी वो मच बेटर पोजीशन पर है। कीर्ति गुप्ता, आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैं ज्योति सिंह की भी उम्मीद कर रहा हूं, CA इंटर के स्टूडेंट हैं। अंकुर, अपन ने कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक क्यों लिख दिया? मैं हैरान हूं। सुधांशु मित्तल लिख रहे हैं परचेस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल, मतलब सबकी एंट्रियां हिली हुई हैं। एक बात ध्यान रखिए कि जब आपके पास इन्वेंटोरीज पड़ी होती, स्टॉक पड़ा होता है, तो COGS को डेबिट किया जाएगा। मैंने बोला ना 75,000 का गुड्स सोल्ड किया है, उस 85,000 में उसकी कॉस्ट 75 थी। इस 90 में से 75 का कॉस्ट गुड्स बेचा है 85,000 में, तो COGS को तो 75 में डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट होगा ना टू इन्वेंटोरी। आपका गुड्स कम कर दिया, जब आप माल लेकर आए थे तो आपने क्या एंट्री पास करी थी? US गैप के अकॉर्डिंग हम एक परपेक्चुअल और वो सब समझेंगे आने वाले समय में। पीरियोडिक तो मैं आपको समझाऊंगा कब परचेस लिखते हैं, अभी आप ये समझ लीजिए बस। एक तो सर आपने ये एंट्री करके आए होंगे, परचेस भी लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, इन्वेंटरी मैंने लिख दिया। उस 90 में से 75 का मैंने गुड्स बेच दिया, तो COGS डेबिट हो गया। और एक्चुअल में मैंने जो सेल करी उसकी जनरल एंट्री ये होगी, कैश अकाउंट डेबिट। तो सर छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बना ले। सर परचेस, आप माल लेकर आए 90,000 लिख दो सर, सेल्स लिख दो सर, यहां पे क्रेडिट साइड लिखोगे ना, सेल्स 85,000। सर अभी आपने बताया कि क्लोजिंग स्टॉक 75 का बेच दिया, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास यहाँ कितना बच गया होगा?
सर क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 90 में से 75 बेचा तो 15,000 का बच गया होगा। तो इसका मतलब सर 85 प्लस 15 हो गया 1 लाख, 1 लाख में से 90,000 गया। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 10,000। तो सर सीओजीएस अभी आपने बताया था सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर दे तो सीओजीएस आ जाता है। सेल्स थी 85,000, लेस कर दिया सर आपने सीओ और जीपी। जीपी कितना लेस कर दिया? 10,000। ये जो एंट्री आपने ज्योति की है ये इंडियन सिनेरियो के अकॉर्डिंग कर दी है। कैश अकाउंट डेबिट इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट किया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरीके से एंट्री से आपको बचना होगा क्योंकि सिमुलेशंस में आपको यूएस गैप के अकॉर्डिंग ही चलना है, अदरवाइज आप सिमुलेशंस में स्ट्रगल करेंगे। ये मैंने इसीलिए बताई थी जनरल एंट्री कि आपको ये चीजों के लिए प्रिपेयर रहना है कि जो भी गुड्स बेच दिया जाता है वो सीओजीएस में डेबिट हो जाता है और इन्वेंट्री कम हो जाती है। ये इसीलिए आज के, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं आपको आता है, लेकिन क्या आपको एज पर एग्जाम पैटर्न आता है नहीं आता, ये भी बहुत मैटर करता है। तो सीओजीएस के ट्रीटमेंट के ऊपर सबको क्लियर एक मत होना पड़ेगा, सर सीओजीएस कहां जाता है? नेट इनकम में जाता है, इनकम स्टेटमेंट में हम डेबिट करते हैं। पूरी जनरल एंट्री आपके सामने मेंशन है। जब हमने माल खरीदा तो 90,000 का ट्रेड पेबल डाल दिया, कैश डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस 90 में से 75 का गुड्स बेच दिया था, इन्वेंट्री को क्रेडिट करके 75 डेबिट कर दिया सीओजीएस में, और सेल्स अलग है। जीपी हमारा यहां से निकल जाता था, 75 का गुड्स 85 में बेचा 10,000, ठीक है, और 85 में से अगर हम सीधे माइनस कर दें तो 75,000 हमारा सीओजीएस आता है। गेटिंग माय पॉइंट? सबको क्लियर होना चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो सर सीओजीएम क्या है? ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपने गुड्स प्रोड्यूस किया है, माल बनाया है, तो सर इसके लिए हमने एक शीट बना दी। अब मैन्युफैक्चरर ही बनाएगा ना, सीओजीएम किसकी बुक्स में अराइज होगा? ट्रेडर की बुक्स में तो हो नहीं सकता, इसीलिए मैंने रॉ मटेरियल लिखा है यहां पे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरर कभी भी ट्रेडर नहीं होगा, वो ट्रेडिंग करता, वो माल खरीद के बेच देता है। यहां पर हम बना रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ये दोनों को प्लस करेंगे। इसको क्या बोलना चाहिए? इसको भी कुछ बोलते हैं, इसका भी कुछ नाम है। एग्जाम में यही कई बार दे दिया गया, आप पता चले ओपनिंग और परचेज ढूंढ रहे, इन दोनों के टोटल को भी कुछ बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? तो सिंपल लाइन है सर, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। व्हाट आई एम सेइंग दैट रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन और यूज। तो सर फिगर रख दो कुछ भी, 10,000 का ओपनिंग पड़ा था, यहां लिख देते हैं। परचेज किया भी 10 का किया, तो ये जो 10 और 10 मिला के 20 हो गया। 20,000 का हमारे पास टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर यूज पड़ा है। उसमें से अगर हमारे पास अब 5 ही बचा हो, इसका मतलब 15 का हमने क्या किया है? कंज्यूम कर लिया है। ये लिख रहा है ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यूज्ड। तो ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, और उसके बाद इसके अंदर डायरेक्ट लेबर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड प्लस कर देते हैं। डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब आप ये मत पूछ लेना अभी कि सर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या होते हैं, वो सेगमेंट अलग है बेटा। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या हो सकते हैं? जो फैक्ट्री के अंदर लगते हैं। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिक्स्ड होते हैं, वो अलग कॉस्टिंग का पार्ट है जो बीसी में पढ़ा जाता है, अभी नहीं बता सकते, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में नहीं। तो इतना समझिए कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट सर फैक्ट्री में एक पावर लगा हुआ है, वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। फैक्ट्री में मशीनरी का डेप्रिसिएशन, वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। फैक्ट्री में लुम्ब्रिकेंट लगता है, वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर, उसको सैलरी देते हैं, वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड।
तो सर रॉ मटेरियल कंज्यूम में जब डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जोड़ देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और हमारे पास कुछ माल पीछे का पड़ा होता है, लास्ट ईयर का वर्क इन प्रोग्रेस जो ना तो पूरी तरीके से फिनिश्ड है ना पूरी तरीके से रॉ मटेरियल है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी माइनस क्लोजिंग डब्ल्यूपीआईपी, तो इसको क्या बोलते हैं? गुड्स कॉस्ट, सीओजीएम यही है आपका, यही क्या है? सीओजीएम। और मुझे बताइए अगर क्वेश्चन ने आपको सीधे सीओजीएम दे दिया, चलिए मैं अब आपसे पूछता हूं, एक आपको दे दिया जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 80,000, सीओजीएम 90,000, क्लोजिंग, ये बुक का क्वेश्चन है, ये भी एआईसीपी का ही क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे को याद है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखते हैं कि क्लास में ऐसे स्टूडेंट बैठे हैं कि नहीं बैठे। और एक दे दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड 20,000, और दे दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश अगेन 15,000। चलिए आपको सीओजीएस बताना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीओजीएस? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा बेटा? शुरू हो जाइए, कैलकुलेटर लेके बैठना कल से क्लास में, जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में कैलकुलेटर लेकर नहीं आते हैं, अगर लाइव क्लास में आ रहे हैं तो पढ़ने ही आ रहे हैं। और स्पीड उम्मीद करता हूं फास्ट होगी आप लोगों की। ज्योति आपको काम करने की जरूरत है बहुत ज्यादा, मुझे ऐसी उम्मीद आपसे नहीं थी, ये जो आंसर आपने दिया है। सर आपने जानबूझ के क्वेश्चन में सीओजीएम दे दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर 90 बनाया, तो फिर इसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है। सॉरी इसका नहीं, इसका रॉ मटेरियल तो ऑलरेडी इसमें आ चुका, सीओजीएम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरर बन चुका है 90, उसमें सीधे ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर क्या होता है? फिनिश गुड्स जो आपने बनाया है, तो इस फिनिश गुड्स 90 आपने बनाया है, लास्ट ईयर का आपके पास 20 पड़ा था, 90 प्लस 20 आपके पास पड़ा था, तो दिस इज कॉल्ड गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, उसमें से 15 हम क्या कर दें? तो 195,000 वुड बी द करेक्ट आंसर। एग्जामिनर, ये है ना, बार बार मैं बोलता हूं बेटा, ये एग्जाम स्किल के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी है। तो आपको अगर वाकई ही कुछ करना है, देखो सीए शबी सलूजा की एक लिमिटेशन है, ये आपको कॉन्सेप्ट बता सकते हैं लेकिन आपको माइंड चलाना भी, जैसे कीर्ति ने ठीक आंसर दिया 90, अंकुर गोयल का आंसर मैं ठीक पढ़ पा रहा हूं, अविनाश ने एक 15 लिखा है, उसके बाद कौशल ने भी एक 15 लिखा हुआ है, ज्योति ने 1,30,000 लिखा हुआ है। सो एक बात आप, और भावना, गिरीश, अश्विनी ये आंसर नहीं दे रहे हैं, निशांत सिंह, निशांत तुम्हारी भी बेटा, जब आपके पापा के साथ मेरी मीटिंग, आपके पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, आपने ऑस्ट्रेलिया से ग्रेजुएशन किया हुआ है, कहां से? ऑस्ट्रेलिया से, 4 साल का। तो आपको अपने फंडामेंटल्स को इंप्रूव करना होगा। क्या करना है? इंप्रूव करना होगा फंडामेंटल। अब आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया कि ओपनिंग स्टॉक सीओजीएम, जब क्वेश्चन में सीओजीएम दिया हुआ है बेटा, तो आपको सोचना पड़ेगा। और मैं तो सिंप्लीफाई लैंग्वेज में बता रहा हूं, इतना सिंपल लैंग्वेज एग्जाम में थोड़ी पूछेंगे आपसे। सो ये जो हमने इनकम स्टेटमेंट को स्टार्ट किया है, इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे हमारी यूनिट्स होती जाएगी, आज मैंने आपके साथ में 20 मिनट समथिंग स्टार्टिंग में डिस्कस किया,
तो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल की क्लासेस हैं, तो एक आपको आइडिया लग जाए कि व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग वी आर गोइंग टू डिलीवर ऑन दिस क्लासेस। तो आपको रेगुलर रहना है और क्लास में पार्टिसिपेट करना है।